Mountain Building Theory of Cover. Myself, Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor, Government College, Bungalow. आज भौतिक भूगोल का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय, ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी, उसका उद्देश्य, बेस ऑफ दिस थ्योरी, उसका आधार, मैकेनिज्म ऑफ दिस थ्योरी, उसका जो प्रक्रिया है, और अंत में इवैल्यूएशन या कोबर के सिद्धांत की आलोचना। सबसे पहले हम परिचय करेंगे। जर्मन विद्वान कोबर ने पर्वतों के निर्माण के संबंध में 1923 में भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर का उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भूसन्नतियों से संबंध स्थापित करना था। इसमें जो कोबर ने शब्द इस्तेमाल किया था थ्योरी के लिए वो था ओरोजेन। ये होता है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। उसने उसके दो मुख्य प्रोसेस माने। एक तो था डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन से मतलब है उसमें कैसे विखंडन हुआ, आकृति में विकृति देखने को मिली, चाहे वो महाद्वीपों के टकराव से हो या वलन या भ्रंशों के माध्यम से हो। और दूसरा था ज्वालामुखी क्रिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी। कोबर का सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। संकुचन शक्ति के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। आज जहां पर्वत हैं वहां पहले भूसन्नतियां थी जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल या ओरिजिन कहा। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें कोबर ने क्रेटोजेन नाम से पुकारा। भूसन्नति के किनारे स्थल पर स्थिर दृढ़ भूखंड को कोबर ने अग्रदेश नाम दिया। कोबर ने अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा था जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कोबर के सिद्धांत का आधार। कोबर ने अपने सिद्धांत में जो आधार लिया वो मुख्यतः भूसन्नतियों को लिया था कि भूसन्नतियों के किनारे स्थल पर स्थित दृढ़ भूखंड होते हैं और जो अग्रदेश होते हैं जो आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर पर्वतों की उत्पत्ति के लिए वलन क्रिया पड़नी शुरू होती है। कोबर के सिद्धांत की प्रक्रिया। कोबर ने अपने सिद्धांत को मुख्यतः 3 स्टेजों में बांटा है। भूसन्नति अवस्था या लिथोजेनेसिस, दूसरी अवस्था या ओरोजेनेसिस और तीसरी अवस्था या ग्लिप्टोजेनेसिस। इसमें जो पहली अवस्था है लिथोजेनेसिस वो भूसन्नति अवस्था है। इसमें पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है। दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त तलछट नदियों द्वारा धीरे धीरे भूसन्नति में जमा होता रहता है। इससे भूसन्नति की स्थिति में निरंतर धसाव होता रहता है। इसे अवतलीकरण की क्रिया कहते हैं। निरंतर इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप भूसन्नति में अत्यधिक मलबे का निक्षेप हो जाता है। यह पर्वत निर्माण की पहली अवस्था कहलाती है। यह जो चित्र इसके अंदर दर्शाया गया है ये कश्तरी नुमा भूसन्नति है। इस भूसन्नति में जब मलबा आके गिरता है तो मलबे के वजन से उसके दोनों किनारे पास आते चले जाते हैं। पास आने के कारण उसमें दबाव होता है और जो बीच में मलबा पड़ा रहता है वो धीरे धीरे उसको और नीचे की तरफ में धकेलता रहता है, धसाव होता रहता है। यह इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कैसे तली में निरंतर तलछट जैसे जैसे जमा होता जा रहा है उसमें दबाव बढ़ता जा रहा है।
दूसरी अवस्था या ओरोजेनेसिस, पर्वत निर्माण अवस्था निरंतर अवसादीकरण और अवतलीकरण के कारण जब भूसन्नति तलछट से भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश आमने सामने सरकते हैं। फलस्वरूप दबाव के कारण भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वतों में बदल जाता है। यह पर्वत निर्माण अवस्था कहलाती है। जब संपीड़न बल साधारण होता है तो किनारे वाले भागों पर ही पर्वतों का निर्माण होता है और बीच का भाग मध्य पिंड के रूप में समतल रह जाता है। जैसा कि ये चित्र के अंदर दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है तो किनारों के ऊपर मोड़ पड़ के ऊंचे ऊंचे उठने लगे, जो कि हल्के हल्के अभी पर्वत बनने शुरू हुए और बीच का भाग दबाव कम है, इसलिए बीच का भाग समतल रह गया है इसके अंदर। और जब संपीड़न बल तीव्र हो जाता है तो समस्त भूसन्नति पर्वतों के रूप में बदल जाती है। कोबर ने मध्य पिंड के आधार पर विश्व के मोड़दार पर्वतों की संरचना को स्पष्ट किया है। यूरोप तथा अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भूसन्नति तलछट में वलन पड़ने से अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। हिमालय तथा कुल्लुन पर्वत श्रेणियों के बीच तिब्बत का पठार, एल्ब्रूज व जेगोस के बीच ईरान का पठार आदि मध्य पिंड के उदाहरण है। ये जो चित्र है इसके अंदर किस तरीके से दो महाद्वीपीय जो अग्रभाग हैं वो किस तरीके से टेथिस भूसन्नति के ऊपर जमे तलछट के कारण जब दबाव दोनों सरकते हुए पास आए तो उस टेथिस भूसन्नति के बीच में पड़े मलबे का वलन होने लगा और वलन के कारण हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये कोबर ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया। तीसरा है क्रिप्टोजेनेसिस, जिसको विकास की अवस्था भी कहते हैं। पर्वत निर्माण की घटना एक लंबी घटना है जिसका उत्थान धीरे धीरे होता रहता है। अपरदन के कारण पर्वतों की ऊंचाई घटती जाती है और सागर तली भारी होने लगती है। भूगर्भ में पदार्थ के परिवहन से संतुलन की स्थापना हेतु पुनः पर्वतों में उत्थान होता रहता है। यह पर्वतों के विकास की अवस्था कहलाती है। इसमें देखिए आप दोनों तरफ के जो भूभाग हैं उसमें दबाव पड़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उसके कारण बीच के पड़े मलबे में पर्वतों का जो उत्पत्ति वलन के द्वारा हुई थी वो वलन और ऊंचे उठने लग जाते हैं जो मोड़दार पर्वतों के रूप में बनते हैं। अब कोबर ने जो अपना सिद्धांत दिया तो कोबर के जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने उसकी आलोचना भी की और उनकी आलोचना मुख्यतः तीन बातों पे हुई। कोबर का सिद्धांत पर्वत निर्माण को सही व्याख्या करता है परंतु इसमें निम्न दोष पाए जाते हैं। कोबर द्वारा बताया गया संतुलन बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कोबर ने जो संतुलन बल कहा, जो संकुचन का बल था, वो पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं माना गया कि ऐसा कौन सा संकुचन का बल है कि जो पिंडों को इतना सरका देता है, इतना दबाव डाल देता है कि बीच में पड़े मलबे पे इतने भारी वलन पड़ जाते हैं। वो इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो जो फोर्स था या वो जो बल था वो किस प्रकार का था। दूसरा, कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों अग्रदेश सरकते हैं जबकि स्वेस के अनुसार केवल एक प्रदेश सरकता है जबकि दूसरा स्थिर रहता है। प्लेट विवर्तन में यह आलोचना के बाद मान्य नहीं है। हमने जो वैगनर ने अपनी बात कही उसमें वैगनर ने कोबर ने जो बात कही थी, कोबर ने कहा था कि दोनों इसके जो भाग हैं अग्रदेश की वो सरक रहे हैं, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो आया उसने इस बात को भी
झुठला दिया। इस अतः वेगनर की बात कोबर की बात सही साबित नहीं हुई। कोबर के सिद्धांत द्वारा पूर्ण पूर्व और पश्चिम में फैले पर्वतों की तो व्याख्या हो जाती है, किंतु उत्तर दक्षिण में फैले पर्वतों जैसे रॉकीज या एंडीज की व्याख्या नहीं हो पाती। इसमें कोबर ने जो अपना सिद्धांत इसमें दिया, उसने कोबर ने जो उत्तर दक्षिण बात वाली बातें थी उसमें पर्वत को स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन जो रॉकीज और एंडीज जैसे पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई थी अमेरिका में, उसके बारे में कोबर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, जो बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से साबित हो गई कि वो पर्वत किस प्रकार बने थे। हालांकि कोबर ने भूसंगतियों के माध्यम से ये एक अच्छा प्रयास किया था समझाने का, और काफी हद तक वो अपनी बात को रख पाए थे, लेकिन आलोचकों ने उनके सिद्धांत में कमियां ढूंढ निकाली। हम जल्द ही पर्वत निर्माण के दूसरे सिद्धांत के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।